हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार हमने इकोलॉजी का ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस चैप्टर पढ़ना शुरू किया और उसमें हम यही देख रहे थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मेनली 4 फैक्टर्स देखे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। और सीधी सीधी बात है कि कभी भी किसी हैबिटेट में ये चारों फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहने वाले हैं। इनमें डेली चेंज आएगा, सीजनली चेंज आएगा और इन चेंजेस के साथ कैसे तालमेल बिठा के सर्वाइव करना है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिगर आउट करना ही पड़ेगा। तो यही हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्स एबायोटिक फैक्टर्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, we now ask, how do organisms living in such habitats cope or manage with stressful conditions? But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all. One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. अब यही यहाँ पे सवाल आ रहा है कि ठीक है, सराउंडिंग्स में चेंजेस भी आते हैं, उनके साथ डील भी करना पड़ता है, लेकिन ये बताओ कि जब इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से एवोल्यूशन चल रहा है तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने इवॉल्व नहीं हो पाए कि पूरी तरह से अपने सराउंडिंग्स में आने वाली सभी कंडीशंस का सामना करने की उनमें एबिलिटी आ जाए। अभी तक मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एवोल्यूशन ने उनको इस लायक तो बनाया होगा कि जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस है उनके साथ कोप कर सकें, उनकी फिटनेस को इतना तो बढ़ाया होगा कि वो सर्वाइव कर सकें, चाहे कंडीशंस कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए। यही सवाल हमारे सामने आता है जब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्स की। तो द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशीज शुड हैव बीन एनहांस्ड, इट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड. This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature, osmotic concentration of body fluids. अब सराउंडिंग्स में आने वाले चेंज से आसानी से हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट ना हो। कम से कम एवोल्यूशन की वजह से इतनी एबिलिटी तो हमारे अंदर आ जानी चाहिए थी कि जो टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, वो जल्दी से नहीं बदले। Ideally then, the organism should try to maintain the constancy of internal environment despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis. Homeostasis का क्या मतलब होता है? Homeostasis का यही मतलब है कि कोई organism अपनी बॉडी के internal environment को constant रख पा रहा है, आसानी से बदलने नहीं दे रहा है। और हमारा evolution की दिशा किस तरफ जाती है? organism की फिटनेस को बढ़ाने की दिशा में, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने की दिशा में। तो जब इतने दिनों से, हजारों लाखों सालों से एवोल्यूशन चल रहा है तो क्या अभी तक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एबिलिटी ऑर्गेनिजम्स में नहीं आ जानी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ भाई, एवोल्यूशन की वजह से अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की एबिलिटी तो आनी चाहिए थी, लेकिन ये काम फ्री में नहीं हो सकता। नथिंग कम्स फ्री। और अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए भी, अपनी बॉडी में अंदर टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए भी हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास उतनी एनर्जी नहीं होती। इसीलिए कोई ना कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ता है चेंजिंग कंडीशंस के बावजूद भी अपने इंटरनल कंडीशंस को, चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस के बावजूद भी इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने के लिए। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेनी चाहिए, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाता है। और जब नहीं कर पाता है, जब इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है कि चाहे बाहर कितनी भी ठंड या कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको किस तरह से इन चेंजेस के साथ डील करना है यही हम देखने वाले हैं। सो डिस्पाइट वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक एनालॉजी लेके चलते हैं और ह्यूमन बींग्स में ही कंपेयर करते हैं इस सिचुएशन को। Suppose a person is able to perform his or her best when temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside. अब एक इंसान है, वो बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी सही रहती है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, सब उसकी लाइफ स्मूथ चलती है। अगर टेम्परेचर करीब 25 डिग्री सेल्सियस हो, जो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए या फिर बाहर कितनी भी बर्फ़ क्यों ना पड़ रही हो, उसको इसी टेम्परेचर में रहने पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो रहेगा। इट कुड बी अचीव्ड एट होम, in the car while traveling, and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. अब अगर उसको यही टेम्परेचर चाहिए, इस टेम्परेचर से बिल्कुल भी ऊपर नीचे उसको नहीं जाना है, तो हाँ, कई लोग ऐसा कर ही रहे हैं कि चाहे बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, लेकिन
अपने घर में भी एसी होता है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में भी एसी है, मेट्रो में भी एसी है, और जहाँ पहुँचते हैं, ऑफिस पहुँचे चाहे कहीं पहुँचे, मॉल पहुँचे, पिक्चर देखने पहुँचे, वहाँ पर भी उनको एसी ही मिलता है। तो इस तरह से जो उनको टेम्परेचर चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर, वो अपनी लाइफ में लगातार बनाकर रख रहे हैं। उसी तरह से सर्दियों में भी बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, अंदर हीटर चला के एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बनाए रखते हैं। तो ये तो ह्यूमन बींग्स का तरीका हो गया अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज के बावजूद भी अपने आप को कंफर्टेबल रखने का। तो ठीक है, देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड ऑलवेज बी मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। Here the person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means. अब जब हम homeostasis बोलते हैं तब हम ये नहीं बोल रहे कि AC चला के या हीटर चला के या आग जला के अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लो। तब तो ऑब्वियसली हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू उसके अंदर बैलेंस मेंटेन होता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप ह्यूमन बींग का एग्जांपल ले लो कि हमें होम्योस्टेसिस चाहिए थी, हमें 25 डिग्री सेल्सियस करीब टेम्परेचर चाहिए था, तो जब गर्मी थी बाहर हमने AC चला के ये टेम्परेचर कर लिया, और जब बाहर ज़्यादा ठंड थी तब हमने हीटर चला के ये टेम्परेचर कर लिया। लेकिन हमने अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन की, भले ये आर्टिफिशियल तरीके से हुआ। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद द सिचुएशन? दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, मछली है, वो तो ना AC चला सकते हैं ना हीटर। तो अब हमको यही देखना है कि उनका भी कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, उनका भी तो कंफर्ट होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशंस का सेट होगा जहाँ पर वो खुश रहते हैं, जहाँ पर वो कंफर्टेबल रहते हैं, जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहती है। तो अब क्योंकि उनके पास AC और हीटर नहीं है, तो वो ये काम कैसे करते हैं, वो कैसे अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं? इसके लिए कुछ तरीके वो आजमा सकते हैं। इन्हीं तरीकों को एक एक करके देखेंगे। पहला काम वो कर सकते हैं रेगुलेट करने का। So, some organisms are able to maintain homeostasis by physiological or sometimes behavioral means which ensures constant body temperature and osmotic concentration. तो रेगुलेट करने का मतलब है कि अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशंस को एनर्जी खर्च करके कांस्टेंट रखना। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। तो जब टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में जो उसकी कॉम्पोजिशन है, जो उसकी वॉल्यूम है, इन चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और द सहारा डेजर्ट। तो भाई पूरे अपने लिविंग वर्ल्ड में बैक्टीरिया से लेके और तुम ब्लू व्हेल तक चले जाओ, हाथी तक चले जाओ, पूरे लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास सिर्फ गिने चुने ग्रुप्स हैं जो इस तरह से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रख सकते हैं, रेगुलेट करके रख सकते हैं। और उसमें आते हैं सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स और कुछ इक्का दुक्का और हमारे एनिमल्स के ग्रुप्स आ जाते हैं। लेकिन बाकी सारे जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनके बस की ये बात नहीं होती, तो वो दूसरे पैंतरे आजमाते हैं। So the mechanisms used by both mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. Human beings भी तो mammals ही हैं. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. जब बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, हमें तो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन बाहर हो गया 40-45, तो ऐसे में वी आर गोइंग टू स्वेट। हमारे स्किन में से एक सिक्रीशन निकलेगी जो स्वेट कहलाती है, और जब वो इवेपोरेट होगा तो उससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। The resulting evaporative cooling, similar to what happens with a desert cooler in operation, brings down the body temperature. उसी तरह से सर्दी में, in winter when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. तो जब हम कांपने लगते हैं वो एक तरह का एक्सरसाइज है, और फिजिकल एक्सरसाइज से हमेशा बॉडी में हीट बनेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। Plants on the other hand do not have such mechanism to maintain their internal temperature. चाहे प्लांट ले लो, चाहे आप लोअर एनिमल्स ले लो, इस तरह से जैसे हम अपनी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस बना के रख रहे हैं टेम्परेचर, ये उनके बस की बात नहीं होती। वो इस तरह का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रख सकते, और ऐसे में किस तरह से चेंजिंग टेम्परेचर के साथ वो डील करेंगे? वो कर सकते हैं कॉन्फॉर्म। रेगुलेट का मतलब हुआ कि इंटरनल जो भी एनवायरनमेंट है वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। कॉन्फॉर्म का मतलब हुआ कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, और बाहर की कंडीशंस के साथ हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस भी बदलती रहेंगी। बाहर अगर गर्मी हुई तो हमारी बॉडी भी गर्म, बाहर अगर सर्दी हुई तो हमारी बॉडी भी ठंडी पड़ जाएगी। और बर्ड्स एंड मैमल्स को छोड़ के ज़्यादातर बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेचारे इसी तरह से रहते हैं। एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, 99% से ज़्यादा एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैनॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट
होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट मतलब वही बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर। इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स चेंज विद दैट ऑफ द एम्बियंट एयर एंड वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो जो पानी में भी रह रहे हैं उनका भी सराउंडिंग्स में पानी की जो क्वालिटी है, जो पीएच है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उस हिसाब से अंदर के जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स की भी कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहेगी। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कॉन्फॉर्मर्स। सिंपली कॉन्फॉर्मर्स मतलब हमारे बस की कुछ भी नहीं है भैया, हम ह्यूमन बींग्स की तरह जैसे वो करेक्ट 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं ऐसा नहीं रख सकते। हमारे जाने अगर बाहर ठंड हो तो हमारी बॉडी भी ठंडी पड़नी है, और अगर बाहर गर्मी हो जाए तो हमारी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। सिंपली एक्सटर्नल कंडीशंस के जैसा ही वो बिहेव कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस में अंतर नहीं हो पा रहा है। Considering the benefits of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulator. अब वैसे फ़ायदा तो इसी में है कि होम्योस्टेसिस हम मेंटेन कर लें, अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशंस का बैलेंस बनाए रखना हम सीख लें। इतने दिनों से एवोल्यूशन चल रहा है, तो जब फ़ायदा इसी में था तो सारे ऑर्गेनिज्म ने ये काम क्यों नहीं सीख लिया? एवोल्यूशन उन्हें उसी दिशा में क्यों नहीं ले गया? यही सवाल हमारे सामने आता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन बींग्स वाली एसी और हीटर वाली एनालॉजी याद करो तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी हैव यूज्ड अबव, मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर? अब सभी लोग यही चाहते हैं कि कंफर्टेबल टेम्परेचर में रहें, तो किसी इंसान ने तो गर्मियों में एसी चला लिया और ठंड में हीटर चला लिया। लेकिन बाकी के लोग जिनके पास एसी नहीं है या हीटर नहीं है, उन्हें तो वैसे ही काम चलाना पड़ा ना। गर्मी में परेशान हो रहे थे, और सर्दियां जब आ गई तो ठंड में परेशान हो रहे थे। ऐसा ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में कुछ गिने चुने हैं जिनके पास एबिलिटी है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखने की, कांस्टेंट रखने की। फ़ायदा तो उसी में है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। जैसे फ़ायदा तो आराम से एसी में बैठने में ही है, लेकिन हर कोई नहीं कर पा रहा है, तो कन्फर्म करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। तो ह्यूमन बींग्स वाली एनालॉजी के हिसाब से समझ गए कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉन्फॉर्मर क्यों हैं। We must ask why these conformers had not evolved to become regulators. When we recall the human analogy, we realize not all people can afford an air conditioner. Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Thermoregulation is energetically an expensive process for many organisms. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. जो छोटे साइज के एनिमल्स हैं उनके लिए तो थर्मोरेगुलेशन करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइज उनका छोटा सा है, वॉल्यूम छोटी सी है, और उसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा हीट उतनी ही तेज़ी से लूज़ होगी, सराउंडिंग्स में हीट रिलीज होगी उतनी ही तेज़ी से जितना एरिया बड़ा होगा। Heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. अब तेज़ी से सर्दियों में बॉडी हीट का लॉस होगा, और अपनी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दे हैव टू जनरेट body heat, they have to expend energy. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. इसलिए polar regions में देखो ज़्यादातर आपको कौन से जानवर मिलेंगे? बड़े बड़े साइज़ के जानवर मिलते हैं। पोलर बेयर को देख लो, साइज़ में कितना बड़ा होता है, और बहुत छोटे छोटे जानवर वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिनका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है, जो इतनी तेज़ी से बॉडी हीट को खो देते हैं, बॉडी हीट का लॉस हो जाता है, उनका वहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी एनर्जी खर्च करेंगे तो इतनी एनर्जी लाएंगे कहाँ से अपनी बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए। दैट इज़ वाई we rarely see small sized animals in polar regions. During the course of evolution, cost and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they simply conform. तो हमारे रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर के बीच में एक और कैटेगरी होती है। रेगुलेटर मतलब कुछ भी हो जाए, बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, मेरा टेम्परेचर तो इतना ही है। कॉन्फॉर्मर मतलब कुछ भी हो जाए, बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, मेरी बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ ही बदलता रहेगा, बाहर जैसा होगा वैसा ही अंदर हो जाएगा, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी होती है, एक ऐसा भी कॉन्फॉर्मर होता है जो कुछ हद तक थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो उसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, उसके साथ अपने बॉडी का तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा, यानी अपनी बॉडी की कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर वगैरह या बाकी की कंडीशंस ज़्यादा ही ऊपर नीचे हुए तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे में वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, सिंपली वो एक कॉन्फॉर्मर की तरह ही बिहेव करेगा। If the stressful external conditions are localized or remain only during a short duration, the organism has two other alternatives for survival.
तो देखिए हमने क्या देखा, अपने पास दो ऑप्शन थे, या तो बाहर की कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉडी की कंडीशन को भी बदलने दो, नहीं तो खूब सारी एनर्जी खर्च करके कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखो, होम्योस्टेसिस को बना के रखो। लेकिन यार ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वो या तो थोड़े से टाइम के लिए हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी, या फिर एक ही जगह पे हैं। तो ऐसे में दो और तरीके भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आजमा सकते हैं। चलो उनके बारे में देखते हैं। पहला काम है माइग्रेट करना। माइग्रेट करने का मतलब है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। सपोज कोई अनफेवरेबल कंडीशन एक जगह पे बन गई, तो क्या ज़रूरी है कि हम वहीं पर चिपके रहेंगे? कुछ ऑर्गेनिज्म ये तरीका भी आजमाते हैं कि अगर एक जगह पर एक हैबिटेट के अंदर कंडीशन सही नहीं है तो चलो भाग जाओ, थोड़े दिन के लिए कहीं और चले जाओ, जब मामला सही हो जाए तो वापस लौट आना। इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया, हॉस्पिटेबल मतलब कंफर्टेबल एरिया, एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए भाग गए। माइग्रेशन में यही होता है कि जब ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी तब थोड़ी दिनों के लिए कहीं और चले गए और फिर वापस लौट कर आ गए। In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. गर्मियों में किसी हिल स्टेशन पे चले जाना, ह्यूमन एनालॉजी इसकी हो जाएगी। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migrations to more hospitable areas. बहुत सारी birds, even insects, butterflies वगैरह और मछलियाँ भी माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। Every winter, the famous Keoladeo National Park, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है इन राजस्थान, होस्ट thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. तो साइबेरियन क्रेन तो हम जानते ही हैं कि बहुत ही ठंडे जगह से इंडिया में आता है, भरतपुर में आता है और माइग्रेशन करके वहाँ से बच बचा के ही आता है, और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो लौट जाता है। इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। अच्छा, एक और काम भी किया जा सकता है कि हमें पता है कि जो हमारी स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो जीने तो नहीं दे रही है, हालत तो ख़राब हो रही है, लेकिन यार ये कुछ ही टाइम के लिए है और फिर ये चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में कुछ ऑर्गेनिज्म ये भी करते हैं कि बिल्कुल चुपचाप एक कोने में रखे रहो, कुछ मत करो और बस इंतज़ार करो कि ये अनफेवरेबल कंडीशन कब ख़त्म होगी, और जब ख़त्म हो जाए तब आराम से अपना बाहर निकल आओ। So, this is called suspending. In bacteria, fungi and lower plants, various kinds of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. They germinate on availability of suitable environment. तो क्या हुआ, हमारे फंजाई थे, बैक्टीरिया थे, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, जीना मुश्किल हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थिक वॉल्ड स्पोर बना दिए। स्पोर चारों तरफ से सराउंडेड है, उसको आप कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एक इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहेगा, और जैसे ही लगेगा कि हाँ अब कंडीशन सही हो गई हैं, अब हालत उतनी बुरी नहीं है, तो जर्मिनेट हो जाएगा, उसमें से नए बैक्टीरिया या फंजाई निकल आएंगे। तो इस तरह से इन्होंने सर्वाइव किया। इन हायर प्लांट्स, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. तो सीड भी क्या कर रहा है, सीड में भी तो एक एम्ब्रियो आराम से इनएक्टिव होकर बैठा रहता है, और जब जर्मिनेशन के लिए सही कंडीशन मिलती है तो सीड कोट को तोड़कर बाहर आ जाता है और नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे हायर प्लांट्स जो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं वो एक सीड के फॉर्म में बिता देते हैं। They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. Dormancy मतलब बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल इनएक्टिव हो गए, कुछ भी ना ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जब कुछ काम ही नहीं करेंगे तो एनर्जी भी क्यों ज़्यादा खर्च होगी, बस सर्वाइव कर पाएँ इतना खाना अपने पास में रखा हुआ है, और जैसे ही मौका सही लगा वैसे ही दोबारा से निकलकर एक्टिव हो गए। इसी को हम सस्पेंड होना कहते हैं। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इन एनिमल्स, द ऑर्गेनिज्म इफ अनएबल टू माइग्रेट might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. जैसे पोलर बेयर जब बहुत सर्दी हो जाती है, खाने पीने को कुछ मिलता ही नहीं है, उस समय पर हाइबरनेशन करता है, बिल्कुल चुपचाप जाकर एक गुफा में सो जाएगा, और जब तक कंडीशन सही नहीं होंगी तब तक उठेगा ही नहीं, इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा। Some snails and fish go into estivation to avoid summer-related problems like heat and desiccation. अब पानी की कमी हो जाए, गर्मी लग जाए, इस तरह की समर-related problems से बचने के लिए जो समर स्लीप होती है, जो कि कुछ स्नेल्स और फिशेज में हमें मिलती है, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो विंटर स्लीप को हमने बोला हाइबरनेशन, समर स्लीप को हमने बोला एस्टिवेशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मेनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर डायापॉज, अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो अगर हम जू प्लैंक्टन की बात करेंगे तो जब वो सस्पेंड कर रहा है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस में वो इनएक्टिव हो जा रहा है, इसको हम बोलेंगे डायापॉज। जब फिशेस और स्नेल समर से बचने के लिए
अपने इनएक्टिव कंडीशन में जा रहे हैं, इनएक्टिव स्टेट में जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन। और विंटर से बचने के लिए जब यही काम कुछ एनिमल्स करते हैं, इसको हम हाइबरनेशन बोल देते हैं। अच्छा, ये हमने देखा कि दो तरह की अप्रोच हो सकती है, या तो रेगुलेट कर सकते हो या कन्फर्म कर सकते हो। दोनों में से किसी से भी काम नहीं चल रहा है तो आपके पास दो और ऑप्शन है, माइग्रेट कर सकते हो यानी भाग जाओ, फिर जब सही हो जाए तो वापस आ जाओ, या सस्पेंड करो, वहीं पर चुपचाप एक कोने में बैठे रहो और जब कंडीशन ठीक हो तब बाहर निकल आओ। लेकिन ये सब करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म्स चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास तरीका होना चाहिए। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने किस तरह से अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में जो कंडीशंस हैं उनके साथ डील करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले हैं, इनके बारे में अगली बार हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।